तो नमस्कार। आज हम भारत के शायद सबसे बड़े और सबसे दुस्साहसिक वित्तीय घोटालों में से एक की परतें खोलेंगे, तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाला। सोचिए, एक अकेला आदमी, एक प्रिंटिंग प्रेस, और देखते देखते हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा जो पूरे देश में फैल गया। जी हाँ, और इस पूरे जाल के केंद्र में था अब्दुल करीम तेलगी, कर्नाटक के खानपुर से निकला एक शख्स जो कभी ट्रेनों में फल बेचता था और फिर जाली स्टैम्प पेपर के ऐसे साम्राज्य का सरगना बन गया जिसने बैंकों, बीमा कंपनियों, यहाँ तक कि अदालतों तक की नींव हिला दी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये सब कैसे शुरू हुआ? देखिए, 90 के दशक की बात है ये। शुरुआत में तेलगी ने वैध स्टैम्प पेपर बेचने का काम शुरू किया, मतलब कानूनी तरीके से। अच्छा, तो पहले वो सही काम कर रहा था। हाँ, पर उसकी नज़र कहीं और थी। उसने जल्दी ही ये भांप लिया कि अगर सही मशीनरी हो, कुछ बिके हुए अफसर साथ दें और हाँ, थोड़ी हिम्मत हो, तो असली जैसे दिखने वाले नकली स्टैम्प पेपर बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है, पर असली जैसे दिखने वाले बनाना एक बात है, सरकारी प्रेस तक पहुंचना वो कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, ये उसकी सबसे बड़ी दुस्साहसिक चाल थी। कहा जाता है कि उसने नासिक की सरकारी सिक्योरिटी प्रेस तक पहुंच बना ली थी। सरकारी प्रेस जहां असली छपते हैं? जी हाँ, वही जगह। जाहिर है इसके लिए उसने अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी। नतीजा, उसके नकली कागज वो हूबहू असली जैसे दिखते थे। वही मशीनें, वही स्याही, मतलब पहचानना लगभग नामुमकिन। अविश्वसनीय है। मतलब सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। और ये नेटवर्क, ये कितना बड़ा था? उसका कहां फैला था? नेटवर्क बहुत बड़ा था। तेलगी ने कई राज्यों में, मतलब आप समझिए, एजेंटों का एक पूरा जाल बिछा रखा था। एक पदानुक्रम था। इसमें कथित तौर पर राजनेता, पुलिस वाले, बाबू, छोटे वितरक सब शामिल थे। सब मिले हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और ये नकली स्टैम्प पेपर फिर डिस्काउंट पर बेचे जाते थे। डिस्काउंट पर? कितना? आमतौर पर असली कीमत से 20 से 40% कम दाम पर। और खरीदार कौन थे? वकील, कंपनियां, रजिस्ट्रार दफ्तर, यहाँ तक कि कुछ सरकारी विभाग भी। तो मतलब कानूनी दांव पेच का भी उसने खूब फायदा उठाया होगा। हाँ बिल्कुल, उसने स्टैम्प अधिनियम की जो बारीकियां थीं उनका चालाकी से इस्तेमाल किया। जैसे अलग अलग राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी के नियम अलग होते हैं, दरें अलग होती हैं। उसने नकली दस्तावेजों के जरिए इन जाली कागजों को कानूनी तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का, आप कह सकते हैं, भ्रम पैदा किया। ये तो वही कि काम कैसे करता था। पर ये घोटाला ये असल में कितना बड़ा था? मतलब आंकड़ों में अगर बात करें। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। अनुमान लगाया गया कि इस रैकेट में जितने स्टैम्प पेपर्स शामिल थे, उनकी कुल कीमत, फेस वैल्यू जिसे कहते हैं, वो 20,000 करोड़ से 32,000 करोड़ तक हो सकती है। 30,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, हालांकि ये समझना जरूरी है कि असल सरकारी खजाने को हुआ नुकसान शायद इससे कम था, क्योंकि सारे नकली पेपर इस्तेमाल नहीं हुए। फिर भी ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे एक आदमी ने सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर एक समानांतर अर्थव्यवस्था जैसी खड़ी कर दी थी। तो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका असर और क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। असर बहुत गहरा और व्यापक था। ये रैकेट, जैसा मैंने कहा, कम से कम 12 से 18 राज्यों में फैला था। आप सोचिए, लाखों प्रॉपर्टी के कागजात, कानूनी अनुबंध, अदालती दस्तावेज, सब पर सवालिया निशान लग गया। उनकी वैधता संदिग्ध हो गई। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। कानूनी अराजकता फैल गई होगी। बिल्कुल, एक तरह का कानूनी और प्रशासनिक भूचाल आ गया था। और सबसे बड़ी बात, इसने पुलिस, राजस्व विभाग और यहाँ तक के उन सिक्योरिटी प्रेसों के अंदर तक फैले भ्रष्टाचार और मिलीभगत को उजागर कर दिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की विफलता को दिखा रहा था। तो फिर ये पकड़ में कैसे आया? इतना बड़ा रैकेट इतने सालों से चल रहा था, आखिर ये उजागर कैसे हुआ? इसका खुलासा एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। 2001 के आसपास पहली बड़ी कामयाबी मिली अगस्त 2000 में। क्या हुआ था? बैंगलोर पुलिस ने करीब 9 करोड़ रुपए के नकली स्टैम्प पेपर के साथ 2 लोगों को पकड़ा। और यहीं से तेलगी का नाम सामने आया और वो फरार हो गया। फिर पकड़ा गया? हाँ, फरार हो गया था, लेकिन आखिरकार नवंबर 2001 में उसे अजमेर, राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा,
और फिर जांच? मामला इतना गंभीर था, इतना फैला हुआ था कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और जांच सीबीआई को सौंप दी। और सिर्फ सीबीआई जांच ही नहीं, महाराष्ट्र का जो सख्त कानून है मकोका, MCOCA यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, वो भी लगाया गया। मकोका यानी इसे संगठित अपराध माना गया। जी हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासन इससे कितनी गंभीरता से ले रहा था। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, एक संगठित अपराध का नेटवर्क था। और सजा? तिलगी को क्या सजा मिली? क्या सिर्फ वही दोषी पाया गया या और भी लोग थे? तिलगी को तो कई मामलों में सजा हुई। एक अहम सजा 2006 में हुई। पुणे की अदालत ने उसे 1995 के एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई। फिर 2007 में एक और बड़ा मामला था, बंड गार्डन केस। उसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल किया? हाँ, और उसे 13 साल की और सजा मिली। साथ में 202 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगा। 202 करोड़ का जुर्माना? जी, और ये सजाएं एक साथ चलनी थी। लेकिन सिर्फ तिलही ही नहीं, जैसा आपने पूछा, कई पुलिस अफसर, सरकारी कर्मचारी, वो भी इस जाल में शामिल पाए गए और उन्हें भी सजा हुई। तो इस घोटाले ने कुछ सबक सिखाए? क्या इसके बाद कुछ बदला, कुछ सुधार हुए? हाँ, निश्चित रूप से। ये घोटाला एक बहुत बड़ी एक चेतावनी थी सिस्टम के लिए। इसके बाद कई बड़े सुधार हुए। सबसे अहम शायद था ई स्टैंपिंग की शुरुआत। मतलब कागज की जगह एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कोड या सर्टिफिकेट। इससे जालसाजी करना लगभग नामुमकिन हो गया। हाँ, ई स्टैंपिंग तो अब काफी आम है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी प्रेस हैं, उनकी सुरक्षा भी काफी ज्यादा सख्त करती गई। और तेलगी का अंत कैसे हुआ? अब्दुल करीम तेलगी की मौत अक्टूबर 2017 में हुई। वो उस वक्त बेंगलुरु में पुलिस हिरासत में ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कई बीमारियों से जूझ रहा था, मेनिंजाइटिस और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं थीं। तो आखिर में अगर हम देखें, तेलगी घोटाला सिर्फ एक बड़े वित्तीय फ्रॉड की कहानी नहीं है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमजोरियों के बारे में बताता है। ये दिखाता है कि कैसे प्रणालीगत भ्रष्टाचार और थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाकर कोई इतना बड़ा संगठित अपराध खड़ा कर सकता है। सही कहा। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जिन कागजों पर, जिन दस्तावेजों पर हम इतना भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई उतने सुरक्षित हैं? क्या आज भी हमारे सिस्टम में ऐसी अनदेखी, ऐसी दरारें हो सकती हैं जिनका कोई गलत फायदा उठा सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है।